अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते को आगे बढ़ाते हैं। टॉक्सिम स्क्वायर का मुजस्समा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्समे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख ट्यूलिप्स खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों ने सियाह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्स हो चुकी थीं। इसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। उनके तमाम दोस्त और डोरम फेलोज कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तिकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह की बस से कप्पादोकिया जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मजा आएगा ना। डीजे ने चश्म तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मजा तो छोटा लफ्ज है डीजे, मुझे तो खुद पर रश्क आने लगा है। क्या जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तिकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहां हमेशा की तरह रश था। दोनों अतराफ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक उरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात इधर कयाम करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूं 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कप्पादोकिया में हॉट एयर बलून की फ्लाइट भी लेंगे। कितना मजा आएगा हया, जब हम बलून की टोकरी में बैठे ऊपर फजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सुनो हया, जहान को भी साथ चलने को कहें। उसका तो नाम भी मत लो। वो सामने देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो उसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पर अपसेट होगा। मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की। वो उसे बाजू से खींचकर आगे ले गई। मेरा मिग्रेन सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फोन खराब कराएगा। इसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फोन निकालकर मायूसी से उसे देखा। उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। वहां दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख लें। वो दोनों शू स्टोर का दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा जरा भारी था, मुश्किल से खुला। हया चंबे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई उसका दरवाजे भी जोर लगाकर धकेलने पर पीछे हुआ। आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाजों को क्या हुआ है। डीजे भी महसूस करके हैरत से बोली। आविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली। वो दोनों अखट्टी चौखट तक आईं और लाशऊरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमत में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छन्नाके की आवाज आई। लोहे के स्टैंड की कोई हुक निकली हुई थी। उसकी जर्ब जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साख्त सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थीं। काउंटर के निचले दरवाजे दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चूक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। का पे कर दी उसने, का पे कर दी उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की। हया, उसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खनकारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन उसकी तरफ बढ़ाया। फोन रजिस्टर करवाना है। कापे कर दी मादम। वो फोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फोन रजिस्टर करवाना है। कापे कर दी। डीजे, ये क्या बकरा है। वो कोफ से डीजे की तरफ पलटी। उसे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे का पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे और काउंटर पर कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली। हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी जिंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे घरों में दरवाजे होते ही नहीं है। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पर हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना परवर निगाहों से उन्हें देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट
पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे, इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इससे इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने जोर से हाथ हिलाकर कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट, उसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहाना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट, हया झुंझुलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसने नासमझी से उसे देखा, फिर इसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। हया, हया पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे औंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भाग कर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, डीजे, वो हजियानिया अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी ऐनक फिसल कर फर्श पर जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर उस पे आया। क्रुच की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, डीजे, वो उस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थीं। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगे मरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफेद था। सफेद, बेजान, ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साक जामिद सीध में किसी गैर मरे नुक्ते पर निगाहें मरकज किए। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही उधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में बेरी एन्यूरिज्म थी, एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी। सब ऑर्गेनाइड हैमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़ हो जाती है। कम से कम 10% उम्मीद थी और वो उसी 10% उम्मीद को थामे बेंच पर बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी उसने कहीं से हिम्मत मुजतमा करके डीजे के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई से फ़ोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कप कपाते हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वजू करके वापस इधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पर छोड़ दिया और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजुओं से नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की दो लड़कियों की गुफ्तगू से याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशहुद की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। जारा, इरम, इन सबसे अच्छी दोस्त। इसे हमसे मत छीने। उसके माँ बाप, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लरस रही थी। शिफॉन का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पुश्त तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। उसके दिल पर गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था। जलता सुलगता हुआ दाग। उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान लें। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपा छुपा कर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी।
وہ کبھی اتنی بےبس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بھی تھیں، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پر بیٹھی گردن اٹھائے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینوریزم پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں سب آرکنائڈ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو۔ اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو۔ ادھر بیٹھو۔ وہ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ اوہ جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے ڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان! حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یک دم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پر دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گھیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج میں صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے سبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایویں برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں پھپھو جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ تم صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے؟ تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی کیا ہے؟ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔
वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी, आवाजें बंद हो गई थीं, सिर्फ हरकत दिखाई दे रहे थे। वो इस अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी, उसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे महवे परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। उनमें इतना पानी लदा था जितना इसकी आंखों में था, या शायद इसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। इसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो उसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमे होते हैं, सदियों के लिए अपना सर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहां हर तरफ कोहराम मचा था, उसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बेन सिसकियों की आवाजें, चीखें। जवान मौत थी और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पहले रोज ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी भी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी। दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सिरसिराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें उसी छाया में इधर उधर भागती बबोल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पर बैठी सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक दरख्त का कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए इसने पुकारा। हूँ, उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मारकर यूं बैठ गई कि अब इन दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारे दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशा ने मुस्कुरा कर सर झटका। जब इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी है और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्जी नहीं होगी। उसने उस सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खिंचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारे के सफेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुल रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। उसने खफगी भरी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने अब्दुल रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठिठक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम्हें ऐसी बात किसने सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आ, आयशे गुल ने, रवानी से बोलती बहारे यक लख्त अटकी। क्या? वो शशदर रह गई। तुमने उससे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? उसने ताज्जुब से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने उचकाए। मगर उसे पता चल गया था। उसने कहा, आयशे गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उसकी बात पे आयशे गुल के तने हुए एसाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो हौले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा आप नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो, वो हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता।
समंदरी सीगल्स का गोल फुड़फुड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। आयशा ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बेवकदा के चक्कर काटकर अब समंदर की तरफ महवे परवास थे। आयशे गुल! चंद लम्हे इन परिंदों के पंख की मानंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारे ने पुकारा, बोलो। वह गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल पिरो रही थी। तुम हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारे ने जरा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बयोकदा की पुलिस बहुत बुरी है। वो अब्दुर्रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। वो रुक रुक कर तजब्जुब से पूछ रही थी। आयशा सांस रोके से देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो उसने जरा खफगी से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारे ने गर्दन असबात में हिला दी। मुझे याद है। आयशा धागा दांत से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों को आपस में गिरा लगाने लगी। उसके चेहरे पे वाज़ेह उदासी बिखरी थी। वो दोपहर में खदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही, फिर सर दर्द से फटा जा रहा था, बुखार भी हो रहा था और नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बंद कमरे में घुटन होने लगी तो वो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सियों पे अब्बा और अम्मा के साथ ताया, फुरकान और सायमत आई चाय पीते नजर आ रहे थे। मेज पे स्नैक्स और दिगर लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। सायमत आई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पे दुपट्टा ले लेती थी जो पीछे केचर तक ढलक जाता था। उनकी आंखें हया जैसी थी और लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी। और अब वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा ट्राउजर पे टखनों को छूती सफेद लंबी कमीज पहने हम रंग दुपट्टा सर पे लपेटे बाहर आई। पहले असर की नमाज पढ़ी कि नमाजें इन 3 दिनों में वो करीबन सारी पढ़ रही थी। खदीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शानों पे फैलाए बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। इसे आते देखा तो फ्रिज का दरवाजा बंद करके मुस्कुराती हुई इसकी तरफ आई। शाने तक आते बालों को केचर में बांधे वो आम हुलिये में भी बहुत जाजिब नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया? उन्होंने इसे गले से लगाया, फिर माथा चूमा। जी। वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गईं। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा। हर शख्स खुद ही कर लेता, मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड। अच्छा बाहर आ जाओ, ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जहान से भी। ओ हाँ, किधर है वो? इसे याद आया कि वो भी साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था। जाहिर थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था। कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा जरा, वो कहते हुए झिझकी, जरा प्राउड सा है। नहीं नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व सा रहता है और बाद में, हया ने गहरी सांस ली, बाद में भी ऐसा ही रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो इसे देख कर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुक कर इन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। आमीन। वो सर के अस, वो सर के असबात के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी। हुआ क्या था इसे? सायमत आई ने तासुफ से पूछा। ब्रेन हैमरेज। चंद लम्हे के लिए मलाल ज़दा खामोशी छा गई जिसे बरामदे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने चीरा। वहां से फातिमा बाहर आई थी और उनके अकब में जहान भी था। इसने सियाह ट्राउजर जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफेद धारी थी के ऊपर आधे बाजों वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार आलूद थी जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। इसे आते देखकर सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो लॉन के दहाने पर पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा तजब्जुब से घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पे डाली जो जूतों में मुकैयद थे, फिर जरा झिझक कर घास पे चलता हुआ इन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झिझका है। तुर्की में घास पे चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पर वो डीजे अपनी तस्कीन के लिए घास पे जरूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में हाल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रस्मन भी नहीं मुस्कुराया और उसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। वो यहाँ आने पर कतन राजी नहीं था। वो जानती थी सबीन ने गोया कसम खा रखी थी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दिए अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन दर आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के उसने कह डाला।
منگیتر منقوہ کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا۔ گویا رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سے لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کیئر ٹیکر ان پہ بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی۔ اس کے گرد کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جہاں جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا آپ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورانٹ ہے، وہیں دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورانٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورانٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہیں۔ وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تب ہی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئیں۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھایا مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن؟ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو، اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔